हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 11th के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, हमारी क्लास 11th केमिस्ट्री में यूनिट 7 स्टार्ट हो गई है और इस यूनिट 7 का आज का जो है ना पार्ट नंबर 2 है। आज का जो है पार्ट नंबर 2 है। इस पार्ट नंबर 2 में आज जो है ना हम पढ़ेंगे मेरे डियर स्टूडेंट आयनन। आयनन किसे कहते हैं, आयनन को प्रभावित करने वाले कारक, और इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्ट के टाइप भी, प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट, इन सभी को हम कंप्लीट करने वाले हैं। मेरे स्टूडेंट लाइव पे मैंने लिया था, बट लाइव क्लास में क्वालिटी के इशू था, क्वालिटी की प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूं, ठीक है। बट मैं जो क्वालिटी का इशू है जल्द ही सॉल्व करने वाला हूं, फिर आपको कंटिन्यू लाइव क्लास मिलेगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं रासायनिक साम्य का जो हमारा पार्ट नंबर 2। तो सबसे पहले मेरे भाई आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए आयनन। क्या? आयनन। सबसे पहले हम समझते हैं आयनन। आयनन क्या है? आयनन क्या है एवं आयनन की मात्रा। आयनन क्या है एवं आयनन की मात्रा। आयनन की क्या मात्रा? तो मेरे भाई आयनन और आयनन की मात्रा, ये दो टॉपिक हम पहले कवर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं आयनन। क्या? आयनन। अब नाम से ही समझ में आ रहा है आयनन, आयनों में टूटना या आयनों में विभक्त होना। आयनों में टूटना या आयनों में विभक्त होना मेरे स्टूडेंट कहलाता है आयनन। आयनों में टूटना या आयनों में विभक्त होना क्या कहलाता है? आयनन कहलाता है। समझ गए ना? ठीक है, समझो, देखो और अच्छे से समझो। देखो मेरे भाई, जैसे मेरे पास एक यौगिक है ये NaCl। एक यौगिक क्या है? NaCl। अब यदि मेरे भाई जो NaCl है अपने आयनों में, मतलब Na+ में और आपका जो Cl- है इसमें टूट जाता है। आयनों, देखो ये NaCl था, वो किस में टूट गया? Na+ में और Cl- में, मतलब धनावेश और ऋणावेश में टूट गया, तो ये आयनन है। किसी यौगिक का अपने आयनों में टूटना या विभक्त होना आयनन कहलाता है। समझ गए ना? जैसे हमारे पास एक यौगिक है KCl। अब यदि आपका जो KCl है K+ और Cl- में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, तो ये क्या है? आयनन। तो ये क्या है? आयनन। तो आयनों में टूटना या विभक्त होना टोटली आयनन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद और एग्जांपल देखूं, जैसे MgO। क्या है? MgO, ठीक है। अब यदि ये MgO Mg2+ और आपका O2- में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है, तो ये क्या है? आयनन। तो आयनन की परिभाषा क्या है? किसी यौगिक का अपने आयनों में टूटना या विभक्त होना। किसी यौगिक का अपने आयनों में टूटना या विभक्त होना आयनन कहलाता है। क्या कहलाता है? आयनन, ठीक है। तो जैसे इन सब का देखा हमने, आयनों में टूटा या आयनों में विभक्त हुआ, तो ये सब क्या है? आयनन, ठीक है। तो ये मेरे स्टूडेंट क्या है? एग्जाम्पल। ये क्या है? एग्जाम्पल। ओके, चलो आयनन आपका समझ में आ गया, परिभाषा आप लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा आयनन की मात्रा। क्या है? आयनन की मात्रा, ठीक है। अब आयनन की मात्रा, ये तो मात्रा है, क्या है? मात्रा। तो कोई यौगिक, अब यौगिक कोई भी हो सकता है, जैसे NaCl हुआ या KCl हुआ या MgO हुआ, तो कोई यौगिक का कितनी मात्रा में आयनन हुआ है, जैसे मान के चलो ये आपका 1 किलो है। कितना है? 1 किलो है ना। अब यदि इस 1 किलो में से 100 ग्राम, कितना ग्राम? 100 ग्राम, या फिर मान लो 200 ग्राम, या फिर बड़ा मान लो 300 ग्राम। कितना ग्राम? 300 ग्राम। यदि इस 1 किलो में से केवल आपका 100 ग्राम, 200 ग्राम या 300 ग्राम पदार्थ का आयनन हुआ है, 100 ग्राम, 200 ग्राम या 300 ग्राम पदार्थ का आयनन हुआ है, तो जितने पदार्थ का आयनन हुआ है, जितनी मात्रा का आयनन हुआ है, वो कहलाता है आपका आयनन की मात्रा। क्या कहलाता है? आयनन की मात्रा, ठीक है। तो आयनन की मात्रा की परिभाषा क्या हो जाएगी? कोई पदार्थ कितना आयनित हुआ है, कोई पदार्थ कितना आयनित हुआ है, या फिर किसी पदार्थ का कितना आयनन हुआ है, किसी पदार्थ का कितना आयनन हुआ है, पदार्थ की उस मात्रा को, पदार्थ की उस मात्रा को आयनन की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनन की मात्रा कहते हैं। और आयनन की मात्रा का दूसरा नाम है मेरे स्टूडेंट वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा। तो आयनन की मात्रा या फिर आपकी जो वियोजन की मात्रा है, दोनों सेम है, ठीक है। तो कोई पदार्थ कितना आयनित हुआ है या फिर किसी पदार्थ का कितना आयनन हुआ है,
उस मात्रा को वियोजन की मात्रा कहते हैं। अब मेरे भाई वियोजन की मात्रा निकालने का एक सूत्र होता है, ठीक है, वियोजन की मात्रा निकालने का एक सूत्र होता है, या फिर आयनन की मात्रा निकालने का एक सूत्र होता है, ठीक है। वो सूत्र है, ये है वियोजित पदार्थ के मोलों की संख्या, वियोजित पदार्थ के मोलों की संख्या बटे, देखो जो पदार्थ का, जितने पदार्थ का वियोजन हुआ है, कोई पदार्थ जैसे मान के चलो ये 1 किलो था, तो जैसे 300 ग्राम का वियोजन हुआ है ना, तो इस 300 ग्राम पदार्थ की मोलों की संख्या, 300 ग्राम पदार्थ की मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या तो जानते ही हो, है ना, जानते हो ना, है ना। अब कुल पदार्थ, अब जो कुल, जैसे कुल पदार्थ क्या था, ये 1 किलो था, 1 किलो में से 300 का वियोजन हुआ, तो 300 ग्राम के वियोजन की मात्रा और जो कुल पदार्थ है इसकी मात्रा, तो यहां पर लिख देने कुल पदार्थ के मोलों की संख्या, कुल पदार्थ के मोलों की संख्या, समझ गए ना। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, वियोजित पदार्थ की मात्रा बटे कुल पदार्थ की मात्रा। तो इस सूत्र की हेल्प से मेरे डियर स्टूडेंट हम वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं। किसकी मात्रा निकाल सकते हैं? वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं। समझ में आपको आ गया। जैसे इसमें एक ये न्यूमेरिकल इस टाइप का बन सकता है, जैसे 28 मोल NaCl था, आपके पास कितना मोल NaCl था? 28 मोल NaCl था। इस 28 मोल NaCl को जल में वियोजित करने पर, जल में घोला, और जल में जैसे ही घोला तो केवल 20 मोल का वियोजन हुआ है। कितने मोल का वियोजन हुआ है? 20 मोल का वियोजन हुआ है। तो वियोजन की मात्रा आप कैसे निकालोगे? देखो वियोजन की मात्रा का सूत्र क्या है? ये है। तो वियोजित पदार्थ, कितना वियोजित हुआ पदार्थ? 20 मोल, ठीक है। तो ये आपका 20 मोल। कुल पदार्थ कितना था? 28, तो ये 28, ठीक है। 4 पंजे 20 और 4 7 28, मतलब 5/7 जो है ना, वो आपका वियोजन की मात्रा आ गया है। या फिर इसको आप भाग देके, मतलब पॉइंट में लेकर आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप के अगर न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आए तो आप इनको कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब मेरे भाई जो वियोजन की मात्रा आपने समझा है ना, आयनन की मात्रा आपने समझा है, आयनन या वियोजन की मात्रा। अब इस आयनन की जो मात्रा है, इसको प्रभावित करने वाले हम कारकों को समझ रहे हैं। तो आप अपनी कॉपी में अब हेडिंग डाल लो कि आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें मेरे स्टूडेंट पहला पॉइंट आप डाल लो तनुकरण। क्या? तनुकरण। अब ये तनुकरण क्या होता है, इस चीज को समझ लो। तनुकरण का मतलब मेरे भाई जल मिलाना, है ना। क्या मिलाना? जल मिलाना, ठीक है। जैसे 1 किलो नमक में जल मिलाना, शक्कर में जल मिलाना। तनुकरण का सीधा साधा मतलब होता है जल मिलाना, ठीक है। क्या मिलाना? जल मिलाना, ठीक है। अब तनुकरण करने पर क्या आयनन की मात्रा में वृद्धि होगी? क्या आयनन ज्यादा होगा या आयनन कम होगा? इस चीज को समझ रहे, ठीक है। चलो मेरे भाई, मान के चलो ये हमारा NaCl था। क्या था? NaCl। इस NaCl में NaCl 1 किलो था। कितना था? 1 किलो था। इस 1 किलो NaCl में पहले मैंने केवल और केवल आधा लीटर जल डाला। आधा लीटर मैंने इस जल डाला। तो इस आधा लीटर जल डाला मैंने जैसे 1 किलो नमक में, तो जो आपका 1 किलो नमक था वो केवल और केवल 900 ग्राम का आयनन हुआ। 1 किलो में से केवल 900 ग्राम जो नमक था उसका आयनन हुआ। कब? जब मैंने इसमें 1 लीटर जल डाला, केवल 900 ग्राम का आयनन हुआ। बाकी 100 ग्राम जो नमक था वो बच गया। यदि मैं ज्यादा जल डालता तो 100 ग्राम का भी आयनन हो जाता, बट मैंने कम जल डाला ना, तो कम जल होने के कारण इसमें केवल 900 ग्राम का आयनन हुआ, 100 ग्राम बच गया। अब मैं मेरे भाई इसका मैं तनुकरण कर दूं। क्या कर दूं? तनुकरण कर दूं, मतलब इसमें और जल मिला दूं। मतलब क्या है? इसमें और जल मिला दूं, ठीक है। तो पहले कितना था? आधा लीटर था। अब मैंने आधा लीटर इसमें और डाल दिया, आधा लीटर इसमें जल मैंने और डाल दिया, है ना। तो अब कितना जल हो गया? 1 लीटर। तो अब जो बचा था 100 ग्राम नमक, जिसका आयनन नहीं हुआ था, तो उस 100 ग्राम नमक का आयनन और हो जाएगा। उस 100 ग्राम नमक का जो आयनन है वो और हो जाएगा, क्योंकि कम जल के कारण आपका आयनन नहीं हो पाया था। अब और जल डाल दिया तो आयनन इसका हो जाएगा। मतलब मैंने जल मिलाया, मतलब मैंने क्या किया? तनुकरण किया।
मैंने जल मिलाया ना, मतलब मैंने इसका क्या किया, तनुकरण किया। क्या किया, तनुकरण। तो जैसे ही मेरे स्टूडेंट मैंने इसका तनुकरण किया, जल की मात्रा मिलाई, तो आयरन की मात्रा बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, पहले 900 ग्राम था, अब पूरा का पूरा 1 किलो ही आयरन हो रहा है। तो आयरन की मात्रा बढ़ी कि नहीं, बढ़ी कि नहीं, तो आप बिल्कुल कहोगे सर बढ़ी, है ना। तो आप इसमें ये लिखोगे कि तनुकरण करने पर, मतलब जल की मात्रा मिलाने पर आयरन की मात्रा में वृद्धि होती है। आयरन की मात्रा में वृद्धि होती है, बस खत्म। ठीक है, तो तनुकरण करने पर आयरन की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि। मैंने समझा दिया ना आपको, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट क्लियर, ये हमारा पॉइंट क्लियर, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट पॉइंट मेरे भाई जो है हमारा, वो है ताप। क्या है, ताप। अब ताप को अच्छे से समझ लो, किसको, ताप को, है ना। अब ताप बढ़ाएंगे तो आयरन की मात्रा में वृद्धि होगी या कमी। मेरे भाई जैसे मान के चलो ये आपका NaCl था। क्या था, NaCl, है ना। और इस NaCl को मैंने क्या किया, एक पात्र में ले लिया। क्या हो, एक पात्र में ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पे ताप बढ़ाऊंगा। ताप बढ़ा रहा हूं, मैं इसको गर्म कर रहा हूं। मैं इसको क्या कर रहा हूं, गर्म। जैसे ही मैं गर्म करूंगा, जैसे ही मैं गर्म करूंगा, तो जो NaCl के जो अणु हैं, NaCl के जो अणु हैं वो गति अवस्था में आ जाएंगे। NaCl के जो अणु हैं वो गति अवस्था में आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। और जैसे ही गति अवस्था में आ जाएंगे तो हो सकता है Na और जो Cl है वो टूट जाए। Na और Cl है वो टूट जाए, क्योंकि अब जब अणु गति अवस्था में आएंगे तो एक दूसरे में टक्कर भी होगी, और टक्कर भी होगी तो टक्कर होने से अणु टूट सकते हैं, अणु टूट सकते हैं। समझ रहे हो ना। तो ध्यान रखना है कि ताप में यदि वृद्धि होगी तो आयरन की मात्रा में भी वृद्धि होगी, है ना। क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे आयरन की जो मात्रा है वो भी बढ़ जाएगी, है ना। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अणु टकरा सकते हैं, टूट सकते हैं, है ना। और तोड़ना ही तो है हमें, है ना। तो कितनी मात्रा में उसका आयनन हुआ है वही होता है ना आयनन की मात्रा। ठीक है, तो ताप जैसे ही बढ़ाएंगे तो आपकी जो आयनन की मात्रा है वो मेरे स्टूडेंट बढ़ जाएगी, है ना। तो इसमें आप लिख लो, ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा में वृद्धि होती है। ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा में वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। समझ गए ना। चलो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, अगला जो आपका पॉइंट है वो आपका है विद्युत अपघट्ट, है ना। हेडिंग डाल लो, विद्युत अपघट्ट। अब ये विद्युत अपघट्ट क्या होता है, अब भी जस्ट इसके बाद ही ये टॉपिक आने वाला है, उसको हम समझेंगे। बट अभी आप समझ लो विद्युत अपघट्ट को। किसको, विद्युत अपघट्ट को। देखो मेरे भाई, हमने देखा है कुछ विद्युत अपघट्ट ऐसे होते हैं जो शीघ्रता से आयनित हो जाते हैं, जल में घुल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो शीघ्रता से आयनित नहीं होते, जल में नहीं घुलते। जैसे अगर मान के चलो, मान लेते हैं हम साबुन को यदि हम जल में डालते हैं तो वो क्या शीघ्रता से घुल जाएगी, अच्छे से घुल जाएगी। नहाने वाली साबुन को, लाइफबॉय साबुन को हम जल में डाल दें तो वो घुल जाएगी, नहीं घुलेगी, काफी समय लगेगा, शीघ्रता से नहीं घुलेगी। बट उसी जल में हमने यदि नमक डाल दिया, क्या डाल दिया, नमक, तो वो नमक है ना शीघ्रता से घुल जाएगा, आसानी से घुल जाएगा, शीघ्रता से और आसानी से घुल जाएगा नमक। बट साबुन को डाला तो नहीं घुला, समझ रहे ना, है ना। तो मेरे भाई जो विद्युत अपघट्ट होते हैं, कुछ विद्युत अपघट्ट ऐसे होते हैं जो शीघ्रता से घुल जाते हैं, और कुछ विद्युत अपघट्ट ऐसे होते हैं जो शीघ्रता से नहीं घुलते। तो ऐसे विद्युत अपघट्ट जो शीघ्रता से घुल जाते हैं उनकी आयनन की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि वो तो घुल रहे हैं और हमें घोलना तो है। जितनी मात्रा अधिक मात्रा में वो घुलेंगे, आयनन की मात्रा उतनी अधिक होगी। तो कुछ विद्युत अपघट्ट ऐसे होते हैं जो शीघ्रता से घुल जाते हैं, और जो शीघ्रता से घुल जाते हैं उनकी आयनन की मात्रा अधिक, और जो शीघ्रता से नहीं घुलते उनकी मात्रा, आयनन की मात्रा कम। तो इस पॉइंट में क्या लिखाएगा, इस पॉइंट में ऐसा लिखाएगा, कुछ विद्युत अपघट्ट ऐसे होते हैं जो शीघ्रता से आयनित हो जाते हैं, शीघ्रता से उनका आयनन हो जाता है, इसलिए उनकी आयनन की मात्रा अधिक। एवं कुछ विद्युत अपघट्ट जो ऐसे होते हैं जो शीघ्रता से नहीं घुलते, उनकी आयनन की मात्रा कम होती है। समझ गए, उनकी आयनन की मात्रा क्या होती है, कम। तो ये हमारा क्या हो गया, विद्युत अपघट्ट। क्या हो गया, विद्युत अपघट्ट। नेक्स्ट आपका ये है विलायक की प्रकृति। किसकी प्रकृति, विलायक की प्रकृति। ये भी एक अच्छी बात है, विलायक की प्रकृति।
ये भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। विलायक, विलायक कैसा है, किस में घोल रहा है, मतलब किस में घोल रहे हैं, वो आपका विलायक होता है। जैसे नमक को हम जल में घोल रहे हैं तो जल आपका क्या हो गया, विलायक, और नमक को घोल रहे हैं तो नमक क्या होगा आपका, विलेय, है ना। तो नमक को यदि जल में घोलेंगे तो आसानी से बहुत अच्छे से घुल जाएगा। बट उसी नमक को यदि हम तेल में घोलें, किस में घोलें, तेल में घोलें, तो वो नमक है, अच्छे से नहीं घुलेगा, अच्छे से नहीं घुलेगा, समझ रहे हो ना। तो ये विलायक के ऊपर भी डिपेंड करता है, विलायक कैसा है। विलायक की प्रकृति ऐसी है, विलायक यदि अच्छा है, जैसे मान के चलो शुद्ध विलायक है ना, शुद्ध विलायक जैसे जल है, तो जल यदि विलायक है तो आयनन की मात्रा अधिक होगी। और यदि विलायक यदि तेल हुआ या फिर कोई अन्य पदार्थ हुआ तो कोई पदार्थ अच्छे से नहीं घुलेगा, और अच्छे से नहीं घुलेगा तो मतलब उसका आयनन नहीं होगा, और आयनन नहीं होगा मतलब आयनन की मात्रा क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम होगी। तो ध्यान रखना, यदि विलायक शुद्ध है, यदि ऐसा लिख सकते हो, यदि विलायक शुद्ध विलायक जैसे जल है तो आयनन की मात्रा अधिक होगी, और अन्य प्रकार के विलायक में आयनन की मात्रा कम होती है। तो ऐसा लिख लेना, यदि शुद्ध विलायक जल होता है तो आयनन की मात्रा अधिक, एवं जल की अपेक्षा कोई अन्य विलायक होता है तो आयनन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, आयनन की मात्रा कम। मैंने सभी पॉइंटों को एक एक करके अच्छे से मस्त तरीके से आपको समझाया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा आयनन की मात्रा टोटली मेरे भाई फिनिश हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब अपनी मेरे भाई कॉपी में हेडिंग डालिए विद्युत अपघट्ट। अब हम समझते हैं इस विद्युत अपघट्ट को कि ये विद्युत अपघट्ट क्या चीज है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। हमने अगर आयनन समझ लिया है तो विद्युत अपघट्ट समझने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आयनन जानते हो, आयनन क्या है, किसी पदार्थ का अपने आयनों में विभक्त होना आयनन है ना, यही है ना आयनन। तो अब आ गया हमारा विद्युत अपघट्ट। क्या आ गया, विद्युत अपघट्ट। तो मेरे डियर स्टूडेंट, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे नमक हुआ, नमक हुआ, साबुन हुआ, है ना, ऐसे दुनिया भर के कोई बहुत सारे पदार्थ होते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं मेरे भाई, जैसे मान के चलो ये एक पात्र है और इस पात्र में मैंने ले लिया जल। क्या ले लिया, जल। क्या ले लिया, जल। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें जल में, किसमें, जल में, जल में, या फिर मान के चलो इसमें कोई विलयन है, इसमें कोई क्या है, विलयन, है ना। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे जल में या फिर किसी विलयन में डाल दो तो वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। जैसे जैसे समझा रहा हूं, जैसे मेरे भाई यदि ये NaCl है, क्या है, NaCl, यदि NaCl को हमने जल में डाल दिया, किस में डाल दिया, जल में डाल दिया, तो जो आपका NaCl है वो आपका Na+ में और Cl- में टूट जाएगा। सिंपल सी बात है सर, टूट जाएगा। मैंने यदि इसमें KCl डाल दिया, क्या डाल दिया, KCl, तो ये जो KCl जैसे ही मैंने जल में डाला तो जल के साथ घुल जाएगा और K+ में और Cl- में टूट जाएगा, है ना। मैंने यदि इसमें H2SO4 डाल दिया, क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, तो जैसे ही H2SO4 को जल में डालूंगा तो H पर क्या होता है 1+ और SO4 पर क्या होता है 2-, SO4 पर क्या होता है 2-, तो ये H+ और SO4 में टूट जाएगा। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। तो मेरे डियर स्टूडेंट, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें विलयन या जल में डाल दिया जाता है तो वह अपने आयनों में अर्थात धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं या विभक्त हो जाते हैं। ऐसे ही पदार्थ विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्ट। जैसे आपका ये CH3COOH, CH3COOH है। जैसे ही मैं इस CH3COOH को विलयन में या जल में डालूंगा, है ना, तो ये CH3COOH CH3COO- होता है ना, और H पर क्या होता है प्लस, उसमें टूट जाएगा। मतलब ये विद्युत अपघट्ट है, विद्युत अपघट्ट है। अब यदि इसको मैं जल में डालता और ये अपने आयनों में नहीं टूटता, मतलब CH3COO- और H+ में नहीं टूटता, तो ये विद्युत अपघट्ट नहीं होता, नहीं होता। बट टूट गया ना तो ये विद्युत अपघट्ट है ना। तो ध्यान रखना, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें विलयन में या जल में डालने पर यह अपने आयनों में टूट जाते हैं या विभक्त हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा। अब एक बात और निकल के आ रही, अब एक बात निकल के ये आ रही है मेरे भाई, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पूर्णतः घुल जाते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पूर्णतः नहीं घुलते।
जैसे नमक को जल में डाल देंगे तो नमक पूरा घुल जाएगा, शक्कर को शक्कर को जल में डाल देंगे, शक्कर को जल में डाल देंगे तो शक्कर पूरी घुल जाएगी, नमक को जल में डाल देंगे नमक पूरा घुल जाएगा। पूर्णता विलेय है, पूर्णता घुल रहे हैं, है ना। और कुछ पदार्थ जैसे साबुन को यदि हम जल में डालें तो साबुन पूर्णतः नहीं घुलेगी, साबुन पूर्णतः नहीं घुलेगी। तो कहने का मतलब मेरे भाई ये है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पूर्णतः घुल जाते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पूर्णतः नहीं घुलते, जो पूर्णतः नहीं घुलते। समझ रहे हो ना। तो कुछ ऐसे जो पूर्णतः घुल जाते हैं और कुछ ऐसे जो पूर्णतः नहीं घुलते। तो इस आधार पर मेरे स्टूडेंट जो आपका विद्युत अपघट्ट है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2, जिसमें से पहला होता है प्रबल विद्युत अपघट्ट, प्रबल विद्युत अपघट्ट, है ना। और जो आपका दूसरा होता है वो होता है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट, शॉर्ट में लिख दिया दुर्बल विद्युत अपघट्ट। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्ट और दुर्बल विद्युत अपघट्ट, समझ गए ना। चलो अब इधर सुनो, प्रबल विद्युत अपघट्ट ऐसे विद्युत अपघट्ट होते हैं जो विलयन में या जल में पूर्णतः, मतलब पूर्णतः का मतलब 100%, पूर्णतः का मतलब क्या होता है? 100%, 100% वियोजित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। 4 मीनिंग बता दिए। कुछ विद्युत अपघट्ट ऐसे होते हैं जो विलयन में या जल में पूर्णतः, क्या बोला मैंने? पूर्णतः। और पूर्णतः का मतलब क्या होता है? पूर्णतः का मतलब होता है 100% वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना। उन्हें हम बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट, प्रबल विद्युत अपघट्ट। समझ में आपको आ गया। कुछ विद्युत अपघट्ट ऐसे होते हैं जो विलयन में या जल में पूर्णतः 100% वियोजित हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट। क्या बोलते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्ट। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्ट। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट आपको नोट याद रखना है कि प्रबल विद्युत अपघट्ट में जो धारा का प्रवाह है बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि पूर्णतः टूट गए ना, पूर्णतः टूट गए, इसमें कोई आयन ऐसा नहीं बचा कि जो टूटा ना हो, पूर्णतः विभक्त हो गए, पूर्णतः वियोजित हो गए। तो इनमें, इसमें एक पॉइंट लिख लेना, इनमें धारा का प्रवाह, इनमें धारा का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है, होता है। इनमें धारा का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है ना। मतलब ये कहें ये प्रबल चालक हैं, प्रबल चालक हैं, ध्यान रखना ये धारा के क्या है? प्रबल चालक है। समझ गए ना। अब एक बात आती है, कौन कौन से ऐसे विद्युत अपघट्ट होते हैं जो पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं? तो इसके एग्जाम्पल लिख लो। जैसे मेरे भाई NaCl हुआ, क्या हुआ? NaCl, ये पूर्णतः वियोजित हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका KCl हुआ, ये पूर्णतः वियोजित हो जाएगा। जैसे आपका NaOH हुआ, ये पूर्णतः घुल जाता है, पूर्णतः 100% वियोजित हो जाता है। जैसे आपका KOH हुआ, जैसे आपका H2SO4, जिसे हम बोलते हैं अम्लों का राजा। क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा। जो अम्लों का राजा है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ये पूर्णतः वियोजित हो जाता है। जैसे आपका KNO3, ये भी पूर्णतः वियोजित हो जाता है। तो ये प्रबल विद्युत अपघट्ट। और CH3COONA, ये सोडियम और ये एसिड, इसका नाम क्या है? सोडियम एसिड। तो ये ऐसे विद्युत अपघट्ट हैं जो पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, है ना। इन्हें हम बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट। और ये इनमें धारा का जो सब है ना, इनमें धारा का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है। आपने कार की बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी, किसान टार्च बैटरी सुनी होगी ना। उन किसान टार्च बैटरी या कार की बैटरी या ट्रक या बस की बैटरी होता है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। क्या भरा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कार, बैटरी, ट्रक, बस, कुछ ही, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है ना। तो ये आपके प्रबल विद्युत अपघट्ट हुए, है ना। ये इसके एग्जाम्पल हुए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आया हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्ट। क्या आया? दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो मेरे स्टूडेंट, कुछ विद्युत अपघट्ट ऐसे भी होते हैं जो पूर्णतः वियोजित नहीं होते, पूर्णतः नहीं घुलते। ऐसे होते हैं ना जो पूर्णतः नहीं घुलते। तो जो पूर्णतः वियोजित ना हो, जो पूर्णतः वियोजित
वियोजित मतलब आयनन, आयनन समझा ना, पूर्णतः वियोजित या आयनित ना हो, पूर्णतः वियोजित या आयनित ना हो, उन्हें हम बोलेंगे दुर्बल विद्युत अपघट। जो पूर्णतः वियोजित 100% वियोजित नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं दुर्बल विद्युत अपघट। अब पूर्णतः वियोजित नहीं हुए, 100% वियोजित नहीं हुए, मतलब इनमें जो धारा का प्रवाह है, क्या है, धारा का प्रवाह वो अच्छे से नहीं होगा, है ना, मतलब ये विद्युत धारा का प्रवाह कम होता है, ठीक है, इसमें लिख लेना कम विद्युत धारा, कम विद्युत धारा, मतलब ये दुर्बल चालक होते हैं, क्या होते हैं, दुर्बल चालक होते हैं, मतलब जिनमें धारा का प्रवाह अच्छे से नहीं होता, मतलब ये क्या है, दुर्बल चालक है। तो ध्यान रखना, है ना, इनमें धारा का प्रवाह अच्छे से होता है और इनमें धारा का प्रवाह अच्छे से नहीं होता, दुर्बल चालक होते हैं, पूर्णतः वियोजित नहीं होते, पूर्णतः घुलते नहीं है ना। तो इतना आप याद रख लोगे। इसके बाद इसके एग्जाम्पल बता दे रहा हूं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल में बता रहा हूं, ठीक है। चलो किसके बता रहा हूं, दुर्बल विद्युत अपघट के, ठीक है। जैसे आपका NH4OH हुआ, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये पूर्णतः नहीं घुलता, ये दुर्बल विद्युत अपघट। जैसे CH3COOH, CH3COOH, ये भी पूर्णतः नहीं घुलता, ये भी पूर्णतः नहीं घुलता, मतलब ये भी क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट, पूर्णतः नहीं घुलते, वो दुर्बल विद्युत अपघट, ठीक है। इसके अलावा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, ये भी पूर्णतः नहीं घुलता, मतलब ये भी क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट, क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट, ठीक है। जैसे आपका NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, ये भी पूर्णतः नहीं घुलता, ये भी दुर्बल विद्युत अपघट है। जैसे साबुन पूर्णतः नहीं घुलते, ये भी दुर्बल विद्युत अपघट है, समझ गए। तो जो पूर्णतः नहीं घुलते वो दुर्बल विद्युत अपघट, और जो पूर्णतः घुल जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट। तो ये दुर्बल विद्युत अपघट और प्रबल विद्युत अपघट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे स्टूडेंट, आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक तो कीजिए, साथ में प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट में जितने भी अंतर आपसे बने उतने अंतर आप कंप्लीट कर लेना, एक बार जल्दी से 2 मिनट में रिवाइज। किसी यौगिक का अपने आयनों में टूटना आयनन कहलाता है। कोई पदार्थ कितना आयनित हुआ है, उस पदार्थ की मात्रा आयनन की मात्रा। किसी पदार्थ का जल में या विलयन में आयनों में विभक्त होना विद्युत अपघट। किसी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो जल में या विलयन में अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, उसे बोलते हैं विद्युत अपघट। विद्युत अपघट 2 प्रकार के, प्रबल और दुर्बल। जो पूर्णतः वियोजित हो जाए, पूर्णतः आयनित हो जाए, प्रबल, जो पूर्णतः आयनित ना हो वो दुर्बल। तो ये हमने टोटल आज पढ़ा है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे स्टूडेंट। तो दिल से आप वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा।